दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 8 वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। इस अध्याय में आप जानेंगे वायुमंडल में कौन सी गैसें होती हैं और वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आइए शुरू करते हैं 11वीं कक्षा के भूगोल का 8वां अध्याय वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। दोस्तों एक प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं और कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। दोस्तों जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। और यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। वायुमंडल इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही स्थित है। दोस्तों वायु के बारे में या इसके भौतिक गुणों के बारे में ये जान लीजिए कि वायु रंगहीन और गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। अगर जो कोई आपसे एक सेंटेंस में कहे तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का विस्तृत भंडार होता है और यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। और पृथ्वी पर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए भी वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है और ये तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल का आधार भी है। दोस्तों वायुमंडल के संघटक यानी वायुमंडल कैसे बना हुआ है या वायुमंडल किस प्रकार से गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। देखिए वायुमंडल गैस, जलवाष्प और धूल कणों से बना है और वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है और इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। दोस्तों विभिन्न गैसों की 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है, जबकि धूल कण और जलवाष्प का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। दोस्तों वायुमंडल का संगठन जो है आप जानते हैं कि गैस, जलवाष्प और धूल कण से है। तो गैसों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, लेकिन पृथ्वी से जो वापस लौटता विकिरण है जिसको कि पार्थिव विकिरण कहा जाता है उसके लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है, इससे कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है और दूसरी गैसों का आयतन स्थिर होता है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है और इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है और आप जानते हैं कि ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है और ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। फिल्टर किस लिए? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के लिए ये फिल्टर है और उन किरणों को, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण को ये सोख लेता है और पृथ्वी की सतह पर जाने से रोकता है। तो दूसरा देखिए जलवाष्प है। वायुमंडल का दूसरा संघटक जलवाष्प होता है। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। दोस्तों गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे और रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है।
विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ बढ़ने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है और यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है और पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। और इस प्रकार यह यानी जलवाष्प भी एक कंबल की तरह कार्य करती है और पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो आपने वायुमंडल के दूसरे महत्वपूर्ण संगठन जलवायु के बारे में पढ़ा। अब आइए देखते हैं जलवाष्प के बारे में पढ़ा। अब आइए जानते हैं धूल कणों के बारे में। दोस्तों, धूल कण जो है वायुमंडल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसमें समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल और उल्कापात के कण शामिल होते हैं। ये मुख्यतः वायुमंडल के निचले स्तर यानी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। ये कण दोस्तों देखा जाए तो देखिए ये वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है और धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं। दोस्तों, धूल के कण जो हैं सूर्यातप को रोकने और उसे परावर्तित करने का भी काम करते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल और नारंगी रंग की धाराओं का भी निर्माण करते हैं और धूल युक्त कोहरा ये धूल कणों की उपस्थिति में बना धुंध होता है। तो आपने वायुमंडल के संगठन के बारे में जान लिया, यानी वायुमंडल कैसे बना है। इसमें गैसें हैं, जलवाष्प है और धूल कणों का मिश्रण होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार की है। दोस्तों, वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, लेकिन वायुमंडल का जो 99% भाग है ये सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। तो पृथ्वी या वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना है और पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा गया है। ये स्तर कौन से हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में सबसे सामान्य जानकारी हम लेते हैं। दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर तक है। ये ध्रुवों के निकट महत्वपूर्ण है। ध्रुवों के निकट ये 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है और इस संस्तर में धूल कण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी जो है स्तर में होता है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, सारे मौसमी घटनाएं जैसे बिजली, मेघ, गर्जन ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इस स्तर में दोस्तों प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है और जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। दोस्तों देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड से और ध्रुवों के ऊपर -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है और समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दोस्तों, समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल, इसमें हम रहते हैं दोस्तों। और आपने अभी पढ़ा कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है और इसे दोस्तों सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। वायुमंडल में होने वाली सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं।
दूसरा जो महत्वपूर्ण समताप मंडल आपने जाना, यह मंडल प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है और ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। और आप जानते हैं कि ओजोन गैस पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है। इसके बाद दोस्तों समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर होता है। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है और इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आ जाता है और मध्य सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम ताप है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो तापमान घटना है, ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत कम तापमान होता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। और मध्य मंडल की ऊपरी परत को दोस्तों मध्य सीमा कहते हैं और आयन मंडल और मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर होता है और ये मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। इसकी ऊंचाई एक तरह से 80 से 400 किलोमीटर के बीच होती है। दोस्तों, इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है और ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल के इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की तरंगें, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, आयन मंडल इसको कहा जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस स्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या है? तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत दोस्तों ये बाह्य मंडल, जिसको कि एक्सोस्फीयर है, वो कहा जाता है। एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, ये सबसे ऊंचा स्तर है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक जो है विरल अवस्था में पाए जाते हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 स्तरों का ही अध्ययन करते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल। दोस्तों देखिए, जो हमारा बाह्य मंडल है, इसमें 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो बाह्य मंडल है, ये बाद में हमारा अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मौसम और जलवायु के तत्व क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि मौसम और जलवायु के तत्व काफ़ी हद तक ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। और इन तत्वों के बारे में हम आगे के अध्यायों में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे लिए जीवन का आधार है, वायु का संगठन और संरचना क्या है। वायु में दोस्तों गैसें होती हैं, जलवाष्प होता है, धूल कण होते हैं। वायु में आप जानते हैं नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन 21% और 1% में अन्य गैसें होती हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन आदि। दोस्तों इसके अलावा आपने वायुमंडल के जो परतों के बारे में जाना। सबसे निचली सीमा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल होता है, जिसमें समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। 50 किलोमीटर तक जो है ये दोस्तों समताप मंडल होता है, जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जो वायुमंडल में जो अल्ट्रा वायलेट विकिरण है, सूर्य से आने वाला अत्यधिक ऊर्जा की किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है। 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल पाया जाता है। उसके ऊपर यानी 80 से 400 किलोमीटर से ऊपर तक आयन मंडल पाया जाता है, जहाँ पर आवेशित आयन होते हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित यहीं से होती हैं और बेतार के तार का जो संचरण होता है इसी मंडल से उपस्थिति के कारण संभव हो पाता है। सबसे ऊपर यानी बाह्य मंडल जो होता है, बहिर्मंडल, ये 600 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा होता है। कृत्रिम उपग्रह इसमें विमोचित किए जाते हैं या प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण अध्याय 11वीं कक्षा के भूगोल का 8वां अध्याय, वायुमंडल के संरचना और संगठन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? और बहुत ही आसान सा चैप्टर था। यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे सामान्य प्रश्न एक तो ये पूछता है, जो वायुमंडल की संरचना है, जो इसका स्तर होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये किस स्तर में होता है? एक प्रश्न तो इस तरह से पूछा जाता है। या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये पूछा जाता है।
दूसरी चीज़ ये कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल की विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर क्षोभ मंडल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।